ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरीन। शुरुआत करेंगे उन 4 खबरों के साथ जो इस बुलेटिन में आगे हम आपको विस्तार से दिखाने वाले हैं। अपने जन्मदिन पर पीएम मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की है। पाकिस्तान पर भी बरसे, कहा नया भारत परमाणु बम की धमकी से नहीं डरता है। देशवासियों से स्वदेशी अपनाने की अपील भी उन्होंने की है। दूसरी खबर, गोरखपुर के दीपक मर्डर केस में पुलिस की बड़ी कार्रवाई से जुड़ी हुई। एनकाउंटर में रहीम नाम का एक आरोपी घायल हुआ। अब तक 4 गिरफ्तार किए गए हैं, 2 अब भी फरार हैं। अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। तीसरी खबर, देहरादून में आसमानी तबाही ने 101 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 17 की मौत हो गई है, 13 लापता हैं, कई हाईवे बर्बाद हो गए हैं और करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। और यूपी के प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेकाबू कार दुकान में जा घुसी, 3 की मौत हो गई है। हादसे का डराने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तो तमाम खबरों पर हर एक जानकारी एबीपी न्यूज आगे आपको देगा। अब विस्तार से आपको खबरें दिखाते हैं। बात पहले उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की, जहां तेज रफ्तार एक वाहन ने 3 लोगों की जान ले ली। हादसा लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर हुआ, जहां कार बेकाबू होकर एक दुकान में जा घुसी। ये उसी हादसे का हैरान करने वाला सीसीटीवी है। प्रतापगढ़ के मानिकपुर कस्बे में सब कुछ सामान्य चल रहा था, तभी अचानक ये हादसा हो गया। आखिर कार बेकाबू होकर कैसे दुकान में घुस गई, अभी तक समझ से परे है। इस खतरनाक हादसे में दुकान में मौजूद 4 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए, जिनमें से 3 की मौत हो गई। हादसे में कार पूरी तरह कबाड़ बन चुकी है, लेकिन करिश्माई तौर पर कार का ड्राइवर बच गया, जो मौके से फरार है। तेलंगाना के करीमनगर में भी तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार के चलते कार बेकाबू होकर एक डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे का सीसीटीवी डराने वाला है। कार इधर उधर घूमते हुए सीधे डिवाइडर में जाकर घुस गई। बेकाबू होने के बाद एक बाइक सवार भी इसकी चपेट में आ गया। जिस ड्राइवर से कार टकराई वो पूरा गायब हो गया। पुलिस के मुताबिक हैदराबाद जा रही कार में 4 लोग सवार थे। अचानक उलगनूर के पास ड्राइवर का नियंत्रण कार से हटा और भीषण हादसा हो गया। वो तो गनीमत रही कि हादसे में कार के अंदर बैठे सभी लोगों को मामूली चोट ही आई थी। गनीमत रही कि कार के रास्ते में आने वाली मोटरसाइकिल में कार का सिर्फ कोना लगा और दूसरी कोई गाड़ी वहां से नहीं गुजर रही थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हरियाणा के सोनीपत में शराब पीकर नेशनल हाईवे पर हुड़दंग करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रात भर थाने में बैठाकर पुलिस ने उनके अंदर का सारा डांस भी बाहर निकाल दिया। अब रात तक जो लोग बीच सड़क पर जाम छलकाते हुए मौज कर रहे थे, सुबह होते होते वो मुंह लटकाए हुए पुलिस की गाड़ी में बैठते जा रहे थे। एक रात पहले तो ये खुद को छत पर सोए हुए बहनोई ही समझ बैठे थे। लगता है इन्हें इनकी गलती का एहसास पहले ही था, इसीलिए गाना भी वैसा ही चुना। गलती की सजा मिली, बराबर मिली। सजा दी हरियाणा पुलिस ने। बीच हाईवे पर गाड़ी रोककर शराब पीने वाले लड़कों को गिरफ्तार कर पुलिस ने एक लाइन से सबको अपनी गाड़ी में बैठाया। कुल 9 आरोपी गिरफ्तार हुए, सभी को कोर्ट में पेश किया गया। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी को बेरहमी से इतना पीटा कि बस जान जाना बाकी रह गया। महिला के दोनों हाथ बंधे हैं और जल्लाद पति उस पर बेल्ट बरसा रहा है। महिला चीख रही है, लेकिन दरिंदे को रहम नहीं आ रहा। एक महिला बीच बचाव की कोशिश करती है, लेकिन पति पर तो हैवानियत सवार थी। महिला दर्द से छटपटाती रही, लेकिन हैवान का कलेजा नहीं पसीजा। बेल्ट से थक गया तो पैरों से भी उस पर जुल्म किया। हैरत की बात तो यह है कि जब महिला की पिटाई हो रही थी तो आसपास लोग मौजूद थे, लेकिन दुष्ट को किसी ने रोका नहीं। उन्हीं में से किसी शख्स ने पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। जानकारी के मुताबिक शराब पीने से मना करने पर पति ने महिला के साथ ऐसी दरिंदगी की। यूपी के मेरठ में मछली पकड़ने को लेकर 2 समुदायों के बीच मारपीट हो गई। विशेष समुदाय के लोग ईंट पत्थर लेकर बाहर निकल आए और फिर अचानक हमला कर दिया।
एक समुदाय के 8-10 लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को जमीन पर घसीट कर मारा। जल्दी जाके मारपीट होता देख महिलाएं भी लाठी डंडा लेकर बाहर आ गई। जल्दी जाके जल्दी हद तो तब हो गई जब कुछ लोगों ने पुलिस की लाठियां ही छीन ली और पुलिस के सामने मारपीट करने लगे। मारपीट में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए, जो लोग ये सोच रहे हैं कि बारिश का सीजन अब खत्म हो गया है, उनको देहरादून में हुई तबाही के आंकड़े जरूर देखने चाहिए। देहरादून में 15 और 16 सितंबर की रात बारिश ने 101 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। लगातार हुई बारिश के बाद देहरादून में 17 लोगों की मौत हो गई। 13 लोग ऐसे हैं जो उस रात के बाद से अब तक नहीं मिले हैं, लापता हैं। 900 लोगों की जान समय रहते बचा ली गई, वरना मरने वालों का आंकड़ा और बड़ा होता। सितंबर के महीने में ही वहां पर सामान्य से दोगुनी बारिश हुई। देहरादून जिले की 62 सड़कें बर्बाद हो गई हैं। अब वहां गाड़ियां नहीं चल सकती हैं। इस बारिश के सीजन में उत्तराखंड को अब तक 5000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। केदारनाथ त्रासदी के बाद ये उत्तराखंड में हुआ दूसरा सबसे बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। उस रात की तबाही का असर अभी तक देहरादून और आसपास के इलाकों में साफ दिख रहा है। देहरादून को मसूरी से जोड़ने वाले रास्ते में पुल टूट जाने के बाद अब सैकड़ों लोग खतरनाक नदी को पार करने को मजबूर हैं। अपने बड़े बड़े बैग्स लेकर लोग पुल के नीचे से पैदल ही दूसरी तरफ जा रहे थे। लोग अपने सरों पर सामान रख करके लेकर आ रहे हैं, क्योंकि पुल टूट जाने की वजह से यही एक मार्ग है जिससे लोग क्रॉस कर सकते हैं। बहाव के बीच कहीं बह न जाएं, ये लोग इसके लिए एक दूसरे को गाइड करते दिखे। कहीं लकड़ियां रखकर तेज बहाव से निकलने की कोशिश थी, तो कोई अपने लोगों के साथ भारी भारी बैग उठा रहा था। अब पूरा फोकस जल्द से जल्द पुल बनाने पर है। जब तक पुल नहीं बन जाता, लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। यूपी के बिजनौर में तो गजब हो गया। चेकिंग के दौरान जब एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने ई रिक्शा को रुकवाया, तो ई रिक्शा वाले ने ट्रैफिक पुलिस वाले की बात नहीं सुनी। ई रिक्शा वाला तो रुकवाने के बावजूद भागने लगा, लेकिन उसे पकड़ने के चक्कर में ट्रैफिक पुलिस के उप निरीक्षक धड़ाम से गिर गए। किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जिसमें ट्रैफिक पुलिस के उप निरीक्षक ई रिक्शा वाले को अपने साथ चलने के लिए कहते दिखाई दिए। ई रिक्शा चालक ने रिक्शा तो नहीं रोका, लेकिन रिक्शा वाले को पकड़ने के चक्कर में टीएसआई घायल हो गए। हालांकि ई रिक्शा वाला ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाया और एक बाइक सवार से लिफ्ट लेकर ट्रैफिक उप निरीक्षक उसे पकड़ने चल दिए। बताया जा रहा है कि बगैर नंबरों के चल रही ई रिक्शाओं को पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया था। इसी दौरान जब ट्रैफिक पुलिस ने ई रिक्शा वाले को रोका, तो वो भागने लगा। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई, तो इसके विरोध में सड़क पर हिंसक प्रदर्शन होने लगे। इक्वाडोर की राजधानी में प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ते हुए दिखाई दिए। एक तरफ पुलिसकर्मी खड़े थे, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों का उत्पात हो रहा था। देखते ही देखते इन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला शुरू कर दिया। जब पुलिसकर्मियों ने आंसू गैस के गोले छोड़े, तो प्रदर्शनकारी भाग खड़े हुए। इक्वाडोर की राजधानी में कहीं हिंसक प्रदर्शन हुए, तो कहीं गुस्साई भीड़ ने शांतिपूर्वक मार्च निकाला। दरअसल इक्वाडोर की सरकार ने सरकारी ईंधन सब्सिडी को खत्म किया है, जिसके बाद डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। मंगलवार को इक्वाडोर के उन 7 प्रांतों में इमरजेंसी की घोषणा की गई, जहां विरोध प्रदर्शन के चलते सड़कें बंद हो गई हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। यूपी के मुरादाबाद में मामूली विवाद में पहले 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई और फिर देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए कि नौबत फायरिंग तक आ गई। अरे ले! हाथ में तमंचा ताने शख्स को दूसरा ललकार रहा था और गोली मारने के लिए कह रहा था। अरे ले! जोरदार फायरिंग की आवाज हुई, गली में चीख पुकार मच गई। एक नहीं, गली में दनदनाती हुई कई गोलियों की आवाज सुनाई दी। हालात ऐसे हो गए कि लोगों को जान बचाने के लिए घरों के अंदर छिपना पड़ा। दरअसल सूखा नशा बेचने को लेकर पहले दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और देखते ही देखते फायरिंग शुरू हो गई। अरे ले!
हालांकि पुलिस जब तक आरोपियों तक पहुंचती तब तक दोनों फरार हो चुके थे। मामला बिलारी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। ओडिशा के जाजपुर में लोगों ने मोबाइल टावर से बांधकर 3 चोरों को पीटा। वो चोर टावर से तार चोरी करने के लिए आए थे। अब तार तो वो नहीं ले जा पाए, उल्टा मार जरूर खा गए। लोगों ने पहले उन्हें एक जगह जमा करके रस्सी से बांधा। बांधने के बाद शुरू हुई पिटाई। चोर चीख रहे थे और लोग उनके घुटने के नीचे ताबड़तोड़ लाठियां बरसाए पड़े थे। बताया गया कि ये चोर रात के वक्त मोबाइल टावर पर चढ़े तो एक कर्मचारी ने इन्हें देख लिया। अब पकड़े जाने के डर से ये रात भर टावर पर ही रहे, लेकिन सुबह होते ही लोगों ने इन्हें देखा और नीचे उतारकर खूब मारा। फिलहाल इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पूर्व बीजेपी विधायक के बेटे ने एक घर के गेट के सामने जबरदस्ती बाउंड्री वॉल बनवा ली। आरोप है कि उसने जमीन के विवाद में एक परिवार को प्रताड़ित किया है। लाल टी शर्ट और गले में सोने की मोटी चेन के साथ दिख रहा ये व्यक्ति गाजीपुर के जमानिया की पूर्व बीजेपी विधायक सुनीता सिंह का बेटा है। जमीन के विवाद में इस शख्स ने मजदूर बुलाकर एक घर के गेट के बाहर दीवार खड़ी करवा दी। गेट के उस पार खड़े दूसरे पक्ष के लोगों का आरोप है कि पूर्व विधायक के बेटे ने गोली मारने की धमकी दी। जबरन दीवार खड़ी करने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर कार्रवाई की। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है आंध्र प्रदेश से, जहां नेल्लोर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और कार की टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई और ये सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। जिन 7 लोगों की मौत हुई, मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है। बताया जा रहा है कि गलत दिशा से आ रहे ट्रक ने कार में टक्कर मारी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। टक्कर के बाद ट्रक इस कार को काफी दूर तक घसीटते हुए ले गया, जिसके चलते कार पूरी तरह से ट्रक के नीचे दब गई और सभी लोगों के शव बुरी तरीके से दब गए। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में हार्ट अटैक के बाद अस्पताल आए मरीज की मौत हो गई, तो उसके परिजनों ने अस्पताल में मारपीट की। आरोप है कि अस्पताल वालों की लापरवाही के चलते मरीज की जान चली गई। और इसी गुस्से में मरने वाले मरीज के परिवार वालों ने काली टी शर्ट पहने इस अस्पताल स्टाफ को घेरा। फिर अगले ही सेकंड इस महिला ने उस पर थप्पड़ बरसाए और दूसरे व्यक्ति ने उसका मुंह पकड़कर नीचे गिराने की कोशिश की। जब सबने उसे घेरकर मारना शुरू किया तो अस्पताल स्टाफ ने भी अपने स्तर पर उसकी पिटाई की। गुस्से का ये दृश्य एक समय पर आंसुओं में भी तब्दील हुआ। नाराज परिजन रो रो कर अस्पताल को कोस रहे थे। इन्होंने मारा है, इन्होंने मारा है, हमारा बेटे, इन्होंने मारा है। आरोप है कि हार्ट अटैक के बाद पहुंचे मरीज को देवनंदनी अस्पताल ने दूसरे अस्पताल रेफर किया। पैसे भी लिए और मरीज का ख्याल भी नहीं रखा। शिफ्टिंग के इंतजार में ही मरीज की मौत हुई। हालांकि अस्पताल ने आरोपों से इनकार किया है। बुगाटी को दुनिया की सबसे तेज और लग्जरी कारों में गिना जाता है, लेकिन इस सेगमेंट में भी सबसे महंगी कार का खिताब ला वाइट्यूर को मिला है, जो लंदन में अब नीलामी के लिए पूरी तरह तैयार है। इस कार में W16 8.2 लीटर क्वाड टर्बो इंजन है, जो इंजन कार को 1500 हॉर्स पावर की ताकत और 1180 पाउंड फीट टॉर्क देता है। इस कार की पूरी बॉडी कार्बन फाइबर की है। ये सुपर कार महज 2.4 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है। इसकी टॉप स्पीड 420 किलोमीटर प्रति घंटा है। लॉन्च के समय ये कार दुनिया की सबसे महंगी कारों में से एक थी। इसके अज्ञात मालिक ने इस कार पर 166 करोड़ रुपए खर्च किए थे। हरियाणा के सोनीपत में बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर पर हमला कर दिया। इस हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बदमाशों का गिरोह प्रॉपर्टी डीलर को बेरहमी से पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। घटना शाम करीब 6 बजे की है। प्रॉपर्टी डीलर दिनेश अपने घर से बाहर निकला और जैसे ही उसने गली पार की, घात लगाए बदमाशों ने उस पर हमला शुरू कर दिया। पहले 4 बदमाशों ने उसे पीटना शुरू किया और फिर कई और बदमाश यहां पहुंच गए। सभी ने मिलकर प्रॉपर्टी डीलर को बेरहमी से पीटा। पति की पिटाई होती देख पत्नी चीखते हुए दौड़ी। पति को बचाने के लिए वो उससे लिपट भी गई, लेकिन बदमाशों ने फिर भी दिनेश को छोड़ा नहीं। लाठी डंडे से लैस ये बदमाश पूरी तैयारी के साथ आए थे। इस दौरान एक ऐसा वीडियो भी सामने आया जिसे देखकर ये लग रहा है कि इसे बदमाशों ने ही बनाया है। इस वीडियो में दिनेश जमीन पर गिरा हुआ दिखाई दे रहा है और बदमाश उसे बुरी तरीके से पीट रहे हैं। घटना सोनीपत के पटेल नगर की है। हमला क्यों हुआ, फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है।
एक बड़ी खबर आपको बता दें, एशिया कप से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। जियो न्यूज के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। पीसीबी ने खिलाड़ियों को वापस होटल आने के लिए कहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को वापस होटल पहुंचने के लिए कहा है। तो एशिया कप पर ये जियो न्यूज के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसने अपनी पाकिस्तान की टीम को फिलहाल होटल में रुकने के लिए कहा है, वापस होटल आए पाकिस्तान के सभी खिलाड़ी, ये आदेश जारी किया गया है। जियो न्यूज के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। एशिया कप पर खिलाड़ियों को वापस होटल लौटने के लिए पीसीबी की तरफ से कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। तो अब इसके पीछे की वजह थोड़ी देर में साफ हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से आज पाक और यूएई का मैच होना है और उससे पहले ही यह कहा गया है कि टीम वापस होटल में रुके, अभी वहीं रुके। वापस लौटने के लिए जो खिलाड़ी निकल गए हैं उन्हें कहा गया है पीसीबी की तरफ से। तो ये बड़ी खबर हो जाती है इसीलिए क्योंकि मैच होना है आज, लेकिन जियो न्यूज की तरफ से ये बताया जा रहा है कि पीसीबी ने अपनी टीम को ये कहा है कि वो वापस होटल लौटे, अभी वहीं रुके रहें। इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे खेल संपादक जीएस विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीएस, क्या पूरी खबर है, आखिर क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है इस खबर पर? देखिए शिरीन, अभी तक सस्पेंस बना हुआ है कि पाकिस्तान टीम यूएई के खिलाफ मैच खेलने के लिए निकलेगी या नहीं। फिलहाल उनके जो किट बैग्स हैं वो टीम के बस में जा चुके हैं और उनको ठीक जो है इंडिया समय अनुसार जो है 6 बजे उनको निकलना था और अभी 19 मिनट एक्स्ट्रा हो चुके हैं। वो अभी तक टीम निकली नहीं है, निकलने वाली थी तब पीसीबी की तरफ से उनको इन्फॉर्मेशन दी गई कि अभी आपको होटल छोड़ के नहीं जाना है। और उसके बाद अभी जानकारी ये आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है अपने जर्नलिस्टों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की सोच रहा है बहुत ही जल्द अभी लाहौर में, और वहां पर उनका स्टैंड ऑफिशियली क्लियर होगा। पीसीबी ने एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने एंडी पाइकॉफ को हटाने की मांग करी थी, जो आईसीसी ने साफ मना कर दिया। फिर एक रिक्वेस्ट ये आई थी कि वो एंडी पाइकॉफ को पाकिस्तान के मैचेस में ना रखें, लेकिन उस पर भी अभी तक पूरी आईसीसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है। माना ये जा रहा था कि रिची रिचर्डसन आज का मुकाबला जो यूएई और पाकिस्तान के बीच होगा उस पे मैच रेफरी बनेंगे, लेकिन उस पे भी अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया। लेकिन फिलहाल जो ताज़ा अपडेट है वो ये है कि पीसीबी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की सोच रही है फिलहाल, और टीम अभी तक होटल से निकली नहीं है लेकिन तैयार है और बस उस पर सस्पेंस चल रहा है कि क्या वो मैच खेलने आएगी, क्योंकि अगर आज पाकिस्तान ये मुकाबला नहीं खेलता है तो उसकी वजह से वो एशिया कप से तो बाहर होगा ही होगा, उसके साथ साथ जो है एशिया कप की तरफ से, एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से सैंक्शंस होंगे और आईसीसी भी इसको हल्के में नहीं लेगा, क्योंकि आज तक कभी भी किसी टीम ने किसी भी टूर्नामेंट से पुल आउट करके सैंक्शंस नहीं एक्सेप्ट करें। जी ठीक है जीएस, आप इस पर नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो पीसीबी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है, जैसा जीएस विवेक बता रहे थे, उस पर भी हमारी नजर होगी और देखना होगा कि आखिर क्या फैसला लिया जाता है आज होने वाले इस मैच को लेकर। तो बड़ी खबर है ये, एशिया कप से जुड़ी हुई। पीसीबी ने टीम को होटल में रुकने के लिए कहा है और बड़ी बात यह है कि आज पाक और यूएई का मैच आज रात 8 बजे से होना है, लेकिन उससे पहले ही पीसीबी की तरफ से खिलाड़ियों को कहा गया है कि वो वापस होटल लौटे, वहीं रुके। थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बताया जा रहा है कि वहां पर होने वाली है। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ होता है, क्या आज का मैच नहीं खेला जाएगा, और अगर मैच नहीं खेला जाता है तो फिर आगे क्या होगा, और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि फिर इस पर क्या कुछ और फैसला लिया जाएगा। एशिया कप पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो जियो न्यूज के हवाले से इस वक्त मिल रही है, खबर ये कि खिलाड़ियों को वापस होटल आने के लिए कहा गया है। वापस होटल में ही तमाम जो खिलाड़ी हैं, पूरी टीम है, वो रुके, ये आदेश दिया गया है। और अब इस पर आगे क्या होता है, इस पर नजर लगातार बनी हुई है कि क्या पाकिस्तान ये फैसला कर चुका है कि वो आज का मैच नहीं खेलेगा और क्या वो एशिया कप से बाहर होने की तैयारी कर रहा है, और अगर ऐसा होता है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ता है। ये तमाम फिलहाल सवाल है और ये तभी क्लियर होंगी चीजें जब इसको लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन मिलता है, कोई अनाउंसमेंट की जाती है। जैसा कि कहा जा रहा है
कि अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातों को शायद क्लियर किया जाए कि आखिर टीम को वापस रुकने के लिए क्यों कहा गया है और पाकिस्तान इस पर क्या फैसला लेने की तैयारी कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर है ये। और देखिए शाम आज रात में ये महत्वपूर्ण मैच और उससे पहले ही टीम को अगर रुकने के लिए कहा जा रहा है तो इसके मायने क्या हो जाते हैं। एक बार फिर हमारे साथ जीएस विवेक और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विवेक, थोड़ी देर में हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार सभी को है कि उसमें क्या फैसला लिया जाता है, लेकिन अंदर खाने से कुछ खबर मिल रही है कि आखिर पक क्या रहा है। देखिए शिरीन, ये मुकाबला पाकिस्तान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और वो एक मुकाबला जीती है और एक मुकाबला वो हार चुकी है भारत के खिलाफ, और उसको यूएई के खिलाफ ये मुकाबला जीतना बेहद जरूरी है। अगर ये मैच वो बॉयकॉट करता है, पुल आउट करता है या ये मैच वो हार जाता है तो एशिया कप से पाकिस्तान बाहर हो जाएगा और यूएई सुपर 4 में चली जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये आखिरकार पाकिस्तान ने अपने प्लेयर्स को टीम होटल पे रुकने के लिए क्यों कहा गया है। दरअसल जब टीम इंडिया ने मैच के टॉस के दौरान और मैच के बाद जो है हैंडशेक करने से मना कर दिया था, उसके बाद जिस तरीके के जो काफी सारा रिएक्शन आया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, उन्होंने जो मैच रेफरी हैं एंडी पाइक्रॉफ्ट इंडिया पाकिस्तान मैच के, उनको खिलाफ उन्होंने ये एलिगेशन लगाया था कि उन्होंने भारत के लिए पक्षपात किया है और वो बिल्कुल सही नहीं है और उन्होंने आईसीसी के खिलाफ आईसीसी में कंप्लेंट करी थी। आईसीसी ने ये जो कंप्लेंट है उसको खारिज कर दिया और कहा कि पाइक्रॉफ्ट की तरफ से कोई गलती नहीं है, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई ना कोई तरीका निकाल रहा है, क्योंकि पूरे दुनिया भर में जिस तरीके से इंडियन टीम ने वो संदेश पहुंचाया पहलगाम के पीड़ितों की तरफ, जो उन्होंने मैसेज दिया सूर्य कुमार यादव ने मैच के बाद और अपने जवानों के लिए उन्होंने ये जीत समर्पित करी, उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट टीम काफी ज्यादा जो है कश्मकश में है, दिक्कतें उन्हें आ रही हैं और पूरे दुनिया भर में ये मैसेज गया है। तो वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी चीज को ढूंढ रहे थे। उन्होंने अपने मैनेजर को फायर कर दिया और फिर आईसीसी में जाके कंप्लेंट किया, जो आईसीसी ने मना कर दिया। अब उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा कि कम से कम आप एंडी पाइक्रॉफ्ट को हमारे यानी कि पाकिस्तान के मैचेस से आप हटा दीजिए, जिस पर भी अभी तक आईसीसी की तरफ से कोई फाइनल प्रतिक्रिया नहीं आई है, जिसके चलते उन्होंने कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कल प्रैक्टिस से पहले जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जो मीडिया के साथ होती है मैच से पहले, प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसको हम कहते हैं, वो उस पे नहीं आए, उसको कैंसिल कर दिया। हालांकि पाकिस्तान की टीम ने कल प्रैक्टिस किया था और आज भी शाम के 6 बजे इंडियन समय अनुसार 8 बजे मैच शुरू होना है। 6 बजे 2 घंटे पहले टीमें आमतौर पर आती है मैदान पर, स्टेडियम में आती है। 6 बजे उन्हें निकलना था, लेकिन फिलहाल अभी तक टीम निकली नहीं है, लेकिन टीम के बस के अंदर जो किट बैग है वो पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी तक जब वो निकलने वाले थे तो फिलहाल ये समाचार मिला है कि उनके प्लेयर्स को बोला गया है कि वो अभी होटल में ही रुके और अगले जो है इंस्ट्रक्शंस का वेट करें। और फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो जर्नलिस्ट हैं उनको इन्फॉर्म किया गया है कि वो जल्द से जल्द पीसीबी के हेडक्वार्टर्स पहुंचे और वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो फिलहाल जिस तरीके से जा रहा है उस तरीके से ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ये बॉयकॉट करने के मूड में है या पुल आउट कर सकता है, लेकिन शायद पाकिस्तान क्रिकेट को अभी तक ये नहीं पता है कि अगर ऐसा कुछ होता है, अगर इतना बड़ा कदम वो लेती है तो उसके मायने क्या होंगे और उसके रेपरकशंस क्या पाकिस्तान क्रिकेट सह पाएगा, ऐसा देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन जो हालात में है पाकिस्तान क्रिकेट, वो ऐसे सैंक्शंस को जो है उसको लेने में वो सक्षम नहीं है फिलहाल। लेकिन जिस तरीके से वो लगातार अपनी नाराजगी जता रहा है, आपने जैसा बताया कि अब टीम को कह दिया गया है, देखिए 8 बजे से मैच होना है और वक्त अब बहुत ज्यादा बचा नहीं, ऐसे में खिलाड़ियों को कहा जाता है वेट करने के लिए, इंतजार करने के लिए, होटल में रुकने के लिए। क्या ये पॉसिबल है, क्या इसके चांसेस आपको ज्यादा नजर आ रहे हैं कि जो फैसला और जो हम अभी एक अंदेशा ही लगा रहे हैं कि शायद बायकॉट कर दे, क्या ऐसा फैसला पाकिस्तान ले सकता है और क्या वो इस कंडीशन में इस वक्त है, सक्षम है ये फैसला लेने में? जीएस देखिए शिरीन, टॉस भारत समय अनुसार 7:30 बजे होगा, उससे 5 मिनट पहले भी टीम जो है आ सकती है और आके जो है वार्म अप करती है, क्योंकि बहुत T20 का गेम है तो बहुत ज्यादा वार्म अप की यहाँ पर जरूरत नहीं होती है। कंडीशंस काफी हॉट होते हैं, ह्यूमिड होते हैं दुबई में, तो अभी समय है। और आपको ये बता दें कि जो टीम होटल है वहां से स्टेडियम का रास्ता जो एस्कॉर्ट करके लिया जाता है तो वो मुश्किल से जो है 15 मिनट का है, तो अभी भी काफी समय है। बस ये इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान इसको कितना लंबा खींचता है। लेकिन आपको मैं ये बताना जरूर बताना चाहूंगा कि अगर यहाँ
से पुल आउट किया पाकिस्तान क्रिकेट ने, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से, जिसके चेयरमैन खुद मोहसिन नकवी हैं, उनके चेयरमैन में अगर इतना बड़ा कदम उठाता है तो एशियन बोर्ड बिल्कुल भी इससे खुश नहीं होंगे, क्योंकि इसमें मॉनेटरी लॉस बहुत होगा और सैंक्शंस बहुत ज्यादा बड़े लगेंगे पाकिस्तान क्रिकेट को। और इसका नुकसान पाकिस्तान को झेलना पड़ेगा, लेकिन देखना होगा कि क्या ये वो फैसला लेता है या फिर कुछ और होना है। पीसीबी चीफ थोड़ी ही देर बाद इस पर फैसला करेंगे, जो जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। विवेक, आप जीएस विवेक, इस पर नजर आप रखिएगा, हम आगे भी आपसे इस पर बातचीत करेंगे। तो जो भी अपडेट होगा आपको एबीपी न्यूज आगे देगा। फिलहाल एबीपी रिपोर्ट में आगे बढ़ते हुए बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं, जहां के सातारा में बेखौफ बदमाशों की करतूत सामने आई है। बाजार में खचाखच भीड़ थी, लेकिन बदमाश इतने बेखौफ थे कि एक व्यक्ति को दौड़ा दौड़ा कर गोली मार रहे थे। ना पुलिस का खौफ, ना जेल जाने का डर। बाइक से दो बदमाश आए और सड़क किनारे खड़े एक व्यक्ति पर गोली चला दी। निशाना चूका तो उस व्यक्ति ने दौड़ लगा दी, लेकिन बदमाश इतने बेखौफ थे कि पीछा करके भी उस व्यक्ति को गोली मारी। पुलिस की परवाह किए बगैर बदमाश ने कई राउंड फायरिंग की, लेकिन उस व्यक्ति की किस्मत अच्छी थी कि हर बार निशाना चूक गया और उसकी जान बच गई। हरियाणा के जींद में कुछ लड़कों ने मिलकर एक बस पर पथराव कर दिया। बस स्टैंड में हुई लड़ाई का बदला लेने के लिए वो लड़के शहर से दूर कई किलोमीटर तक उस बस का पीछा करते रहे और फिर वो लड़के बस के सामने पत्थर लेकर खड़े हो गए। उनके कहने पर भी बस वाला रुका नहीं तो उन्होंने पत्थर दे मारे। पत्थर मारने के बाद भी उनका मन नहीं माना तो वो काफी दूर तक बस के पीछे पीछे गए। वो गाड़ी जो आप देख रहे हैं, इन्होंने हमारी बस पे हमला कर दिया है। बस पे पत्थर और ईंटें बरसाई हैं, जिससे बहुत सवारियों को चोट लगी है। बस में बैठे 35 लोगों में से कई घायल हुए। बताया गया कि ड्राइवर से बहस के बाद उन्होंने बस के सभी लोगों को परेशान किया था। 4-5 लड़कों के साथ बस स्टैंड पे थोड़ी कहासुनी हो गई थी। उसके बाद वो बस स्टैंड से बाहर निकले, सभी ने ईंटों से और बस पे हमला कर दिया। सवारियां डर गई, हाहाकार मच गया। अब बस के ड्राइवर ने कार में बैठे लड़कों के खिलाफ थाने में शिकायत की है। कड़ी मेहनत और कई सालों तक पढ़ाई के बाद लोग डॉक्टर बनते हैं और फिर मरीजों का इलाज करते हैं, लेकिन यूपी के जौनपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने वहां के सरकारी अस्पताल प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए। क्योंकि बदलापुर के सरकारी अस्पताल में महिला के सिर में डॉक्टर नहीं बल्कि चौकीदार टाके लगा रहा था। दरअसल घायल महिला को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों के ना होने पर चौकीदार अमरजीत गौतम ने खुद ही महिला के फटे सिर में टाके लगाने शुरू कर दिए। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने अस्पताल प्रशासन पर सवाल उठाया, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन भी एक्शन में आया। अगर जो दोषी पाया जाएगा उस पर निश्चित रूप से, जो स्पष्ट रूप से आती है चीजें सामने, उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। हैरानी की बात यह है कि इस चौकीदार पर पहले भी गंभीर आरोप लग चुके हैं, इसके बावजूद अस्पताल प्रशासन मौन बना रहा। बिहार के बांका में पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर एक पति ने सुसाइड कर लिया। मरने से पहले जगन्नाथ शर्मा ने एक वीडियो भी बनाया और अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। जा रहे हैं, बस खुश रहना, बहुत तकलीफ दिए हैं हम तुमको। पत्नी पर बेवफाई का आरोप लगाते हुए जगन्नाथ शर्मा ने अपनी सास, अपनी पत्नी के भाई और अपनी पत्नी की बहन को सुसाइड करने के लिए जिम्मेदार ठहराया। तुम्हारा गलती अभी भी हम नहीं देते, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन वॉश करता है जब तक तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी मंगली दीदी। जाओ, एक आध क्या बोले हैं। जगन्नाथ शर्मा ने सल्फास खाकर जान दी और वीडियो में उन्होंने सल्फास की उस बोतल को भी दिखाया। साथ ही पत्नी से ये भी कहा कि आज से वो आजाद है। और ये हम खा चुके हैं। मुश्किल से 20 से 25 मिनट में कहानी खत्म, आजाद हो तुम, जाओ। जगन्नाथ शर्मा के बयान के आधार पर पुलिस ने पत्नी सहित 6 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हाय मेरा लगेगा, मेरा घर उजाड़ा है ना, तुम्हारी मम्मी और तुम्हारा भाई और तुम्हारा दीदी मिलके। यूपी के कौशाम्बी में एक दबंग सब्जी दुकानदार को जमकर पीटता हुआ दिखा। दावा है कि बाइक से मामूली सी टक्कर हो गई थी, जिसके बाद दबंग ने सब्जी दुकानदार को जमीन पर गिरा गिरा कर मारा। दबंग विकास पांडे ने सब्जी दुकानदार की न उम्र का लिहाज किया, न दया दिखाई। जो लोग बीच बचाव करने पहुंचे, दबंग उनसे ही लाठी डंडा मांगने लगा ताकि वो पिटाई कर सके।
देश भर के नक्सलियों ने सरकार के आगे घुटने टेक दिए हैं। देश के अंदर बैठे नक्सली अब हथियार छोड़ने को तैयार हो गए हैं। कल रात नक्सली संगठन सीपीआई माओवाद ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नाम प्रेस नोट जारी किया, जिसमें लिखा गया था कि वो सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं। नक्सल संगठन ने बातचीत के दौरान महीने के सीजफायर की मांग की है। नक्सलियों ने वीडियो कॉल के जरिए सरकार से बातचीत की पेशकश की। इस बातचीत की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी ई-मेल भी दी और अब सरकार से कहा है कि वो मीडिया के जरिए अपना फैसला उन्हें बता दें। इजराइल की ओर से गजा पर भीषण हमले का वीडियो सामने आया है। हालात ऐसे हो गए कि कुछ दिनों में शहर से 4 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। एक धमाका और पल भर में जमींदोज होती इमारतें। आए दिन बमबारी और धुआं होते गजा की अब यही नियति है। शहर में एक के बाद एक कई धमाके हो रहे हैं और धूल के गुबार में ये शहर धुंधला होता जा रहा है। चीथड़े होती इमारतें इजराइल के विध्वंसक हमलों की गवाही दे रही हैं। बुधवार को इजराइल ने गजा में उन इमारतों को निशाना बनाया जिसमें हमास के आतंकी छिपे होने का शक है। इजराइल ने साफ कर दिया कि वो अब धीरे-धीरे गजा शहर में अपने जमीनी हमलों को और तेज करने वाला है और हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक सभी बंधक छूट नहीं जाते। यूपी के बहराइच में पिछले कई दिनों से भेड़िए का खौफ बरकरार है। भेड़िए ने एक बार फिर से एक मवेशी को अपना शिकार बनाने की कोशिश की, जिसके बाद गांव वाले खुद ही लाठी डंडे लेकर भेड़िए के पीछे दौड़ पड़े। हालांकि भेड़िया मवेशी को छोड़कर खेतों में भाग गया, लेकिन हमले में मवेशी की मौत हो गई। बहराइच के बभनन पूर्वा इलाके में पिछले 10 दिनों में ये भेड़िया कई मवेशियों को अपना निवाला बना चुका है। वन विभाग की टीम भी भेड़िए को पकड़ने में जुटी हुई है, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी ये भेड़िया पकड़ से बाहर है। हालात ये है कि अब गांव वाले खुद ही लाठी डंडे लेकर अपने गांव की पहरेदारी में जुटे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव इस बार दिलचस्प है। आज सुबह 8 बजे ही ये चुनाव प्रचार थम गया और अब कल सभी को वोटिंग का इंतजार है। वैसे तो 4 पदों के लिए 20 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन सभी की नजरें अध्यक्ष पद पर हैं और सवाल है कि क्या 17 साल के बाद छात्र संघ को महिला अध्यक्ष मिलेगी या नहीं, क्योंकि एक तरफ एनएसयूआई ने जहां जोसलीन नंदिता चौधरी को अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतारा है, तो वहीं एआईएसएफआई ने अंजलि को अपना प्रत्याशी बनाया है। हालांकि एबीवीपी की तरफ से आर्यन मान अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। 17 साल पहले साल 2008 में आखिरी बार इस छात्र संघ को महिला अध्यक्ष मिली थी। तब एबीवीपी की नुपुर शर्मा ने परचम लहराया था और उसके बाद से दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई भी महिला छात्र संघ अध्यक्ष नहीं बनी। इस बार का छात्र संघ चुनाव कितना तनाव भरा है, इसकी तस्वीर मंगलवार को ही दिखाई दी थी, जब एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ता चुनाव प्रचार के दौरान आपस में भिड़ गए थे। खैर, अब इंतजार 18 सितंबर का है, जब 2 सत्रों में वोटिंग होगी और उसके अगले दिन चुनाव के नतीजे आएंगे। इस देश में आवारा सांड गली गली और सड़कों में साक्षात यमराज बनकर घूम रहे हैं। सांड कब, कहां और अचानक से किस पर हमला कर दे, ये कहा नहीं जा सकता। और कुछ इस तरह की गलती शख्स ने कर दी। गलती सिर्फ इतनी कि पीछे से मौत बनकर खड़ा ये सांड इन्होंने देखा नहीं। सांड ने शख्स को हवा में उछाल दिया। राजस्थान के बालोतरा में मिठाई व्यवसायी मोतीलाल अग्रवाल अपने घर से दुकान के लिए निकले ही थे कि तभी सांड ने कांड कर दिया। सांड की टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक ही झटके में मोतीलाल अग्रवाल जमीन पर आ गिरे और उनकी मौत हो गई। दरअसल सिर के बल गिरने से हेड इंजरी हो गई। सांड के हमले में घायल मोतीलाल को जब तक लोग उठाते, उन्हें अस्पताल पहुंचाते, उससे पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। यूपी के फतेहपुर में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा हुआ। बाइक सवार 2 लोगों को एक पिकअप ने टक्कर मार दी और इस हादसे में दोनों बाइक सवार घायल हो गए। बाइक सवार युवकों ने बिना देखे सुने सड़क पार की और हादसा हो गया। पिकअप ने ऐसी टक्कर मारी कि बाइक सवार वहीं गिर गए और बाइक के तो परखच्चे उड़ गए। अगर ये बाइक सवार सावधानी से सड़क पार करते तो ये हादसा ना हुआ होता। टक्कर के बाद सड़क से निकल रहे राहगीर घायलों को अस्पताल लेकर गए, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं टक्कर मारने के बाद पिकअप चालक फरार हो गया। यूपी के बरेली में दूसरों को ज्ञान की घुट्टी पिलाने वाला एक मौलाना खुद धर्म के विरुद्ध जाकर काम करने लगा। मौलाना हैदर हुसैन अपनी पत्नी से बिना बताए दूसरी शादी कर रहा था, लेकिन पहली पत्नी ने आकर बवाल काट दिया। मौलाना सूट बूट पहने हैं, सिर पर सेहरा सजा है, दूसरा निकाह करने ही जा रहा था, लेकिन एंट्री हो गई पहली पत्नी की। पहली पत्नी ने पुलिस बुला ली और मौलाना का दूसरा शादी करने का अरमान अधूरा रह गया।
आप लोगों को कैसे पता चल गया? पता चल गया था मुझे ऐसे ही। अच्छा, तो आप लोग यहाँ आए, पुलिस को सूचना दी? हाँ, शादी रुकवा दी? हाँ। पुलिस अपने साथ मौलाना को गिरफ्तार करके ले गई। साथ ही साथ मौलाना हैदर हुसैन के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया। ये पिताजी है। सुनो, 172 में भेज दो ना। दूसरा निकाह करने के चक्कर में बाप बेटे थाने पहुंचे तो लड़की वाले मौका देखकर रफू चक्कर हो गए। अच्छा, ये लड़की वाले हैं? हाँ। तो पीड़ित पत्नी की तहरीर पर पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। एक तरफ बीजेपी के नेता कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मना रहे थे तो दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस ने आज की तारीख को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने का प्रदर्शन किया। दिल्ली में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा और नारेबाजी के जरिए सरकार की नीतियों पर निशाना साधा गया। राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाते हुए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग स्टॉल लगाए, जिसमें से कुछ पर कार्यकर्ता चाय बनाते हुए नजर आए तो कुछ बूट पॉलिश करते दिखाई दिए। इसी तरह कुछ कार्यकर्ताओं ने पकौड़ा तलकर विरोध दर्ज कराया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि बड़ी बड़ी डिग्री हासिल करने के बाद भी युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही। उधर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा और बूट पॉलिश करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इसी तरह लखनऊ यूनिवर्सिटी में समाजवादी छात्र सभा और NSUI के कार्यकर्ताओं ने हाथ में थाली और बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पिछले दिनों बाढ़ ने पंजाब में बेहिसाब तबाही मचाई। अब पंजाब की मान सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास के लिए एक नए मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन का नाम चढ़ती कला रखा गया है, जिसका उद्देश्य बाढ़ से प्रभावित लोगों को फिर से अपने पैरों पर खड़े करने के लिए फंड जुटाना है। दरअसल बाढ़ के कारण पंजाब के 2000 से ज्यादा गांव डूब गए थे, जिसके चलते लाखों लोग प्रभावित हुए और फसलों का भारी नुकसान हुआ। इसके अलावा 56 लोगों की जान भी चली गई। मुख्यमंत्री मान ने कहा है कि बीते समय में प्रदेश एक ऐसे कठिन दौर से गुजरा है जिसे हमारी पीढ़ियां कभी भूल नहीं सकेंगी। उन्होंने कहा कि बाढ़ ने सिर्फ पानी का कहर नहीं ढाया, बल्कि लाखों सपने भी इसी पानी में बह गए। जब जब भी पंजाब संकट में फंसा है, पंजाब ने सर नहीं झुकाया। पंजाब सीना तान के उस संकट से बाहर आ जाता है। तो इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आगे रहने के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।